अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियाँ में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से और खुश होंगे। आज की कहानी इंतहाई सनसनीखेज और खौफनाक है, लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी का बाकायदा आगाज़ करूँ, आपसे मेरी हमेशा की तरह गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए कि आपको मेरी कहानियाँ किस तरह की लग रही हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। हर तरफ खौफनाक सन्नाटा और अंधेरे का राज था। पूरे माहौल पर उदासी छाई हुई थी। तहद्दे निगाह आसमान भी तारीकी की चादर ओढ़े हुए था। तारीकी में डूबी हुई गलियां हर किस्म के शोरगुल से बिल्कुल आरी थी। ये नागपुर गांव की रात का मंजर था। गांव के लोग अक्सर अपने कामों से जल्दी फारग होकर शाम का खाना खाकर जल्दी सो जाते थे, मगर गांव से शहर जाती सड़क पर अक्सर आधी रात के दौरान भी गाड़ियों का गुजर होता रहता था। सड़क के आसपास 2-2.5 फीट की खारदार झाड़ियां उगी हुई थी। इन झाड़ियों के पास ही वो एक बड़े से पत्थर पर बैठी अपने शिकार का रास्ता देख रही थी। आज वो हरे रंग की बनारसी लहंगे में थी और बगैर बाजुओं का ब्लाउज पहना हुआ था। उस पर यह रंग बड़ा ही खूबसूरत लगता था। दुपट्टे के दोनों पल्लू पीछे की तरफ होते, जिसकी वजह से उसकी क़यामत बर्पा करती और शोला उगलती खूबसूरती अंधेरे में भी हर किसी को अपनी तवज्जो का मरकज बना देती। उसके हाथों में कोहनियों तक कलाइयों में चूड़ियाँ पहनी हुई थी। चेहरे के हर नक्श में बेपनाह मासूमियत के निशान सब थे। फर्ज वो सरापा हुस्न शबाब का पैकर थी, जिस पर एक मर्द तो क्या एक औरत की भी नज़र पड़ती तो वो भी अपनी नज़र उसके हसीन सरापे से हटा न पाती। जो उसे देखता वो अपने आप को भूल जाता और बेअख्तियार होकर गुलमीना के पास खींचा चला आता। इस तरह वो अपनी खूबसूरती के पीछे छुपा भयानक रूप जाहिर करती और भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ती। तब जाकर वो शख्स होश में आता, मगर तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती। इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर गुलमीना के कब्जे में होता और तड़प तड़प कर उसके सामने अपनी जान दे देता। गुलमीना को उस तरह बैठे और इंतज़ार करते काफ़ी वक्त गुजर चुका था, मगर अभी तक वहाँ से किसी का गुजर ही नहीं हुआ था। इसीलिए वो थोड़ी सी परेशान हो गई थी। आज उसे 10वां शिकार करना था। इससे पहले वो 9 लोगों को भयानक मौत दे चुकी थी। इसके बाद यानी अगले दिन उसे आखिरी शख्स के खून से अपने हलक को तर करना था। तब जाकर उसका मकसद पूरा होगा। इसके बाद उसे इस दुनिया में दोबारा कभी नहीं आना पड़ता। हर रोज़ उसकी चाल पहले रोज़ की चाल से मुख्तलिफ होती। वो मुख्तलिफ तरीक़े अपनाकर लोगों को अपने जलवे दिखाती। हालांकि लोग उसकी खूबसूरती को देखकर तमाम शकूक व शुबहात को बलाए ताक रखकर बेखुद होकर उसके जाल में खींचे चले आते, मगर फिर भी वो निहायत फूंक फूंक कर कदम उठा रही थी, क्योंकि उस दहशतनाक और रूह फरसा अमवात से ही उसकी ज़िंदगी के हसीन ख्वाब जुड़े थे, जिनकी ताबीर इन मराहिल से गुजरे बगैर उसे मिल नहीं सकती थी। यकदम गुलमीना की आंखों में चमक आ गई। दूर से गाड़ी की हेडलाइट्स देखते ही वो एकदम चौकन्ना हो गई। वो अपने नाजुक से वजूद को समेटते हुए ड्रामाई से अंदाज में सड़क पर चित लेट गई और कमर पर हाथ रखे झूठे दर्द से कराहने लगी। कार बिल्कुल उससे कुछ फासले पर आकर रुक गई। उसमें से एक 24-25 साल का हैंडसम और वजीह शक्ल नौजवान परेशानी की सूरत में कार से माजरा जानने की कोशिश में बाहर निकला। अपने सामने एक परिनुमा वजूद को इस तरह से तड़पते देखकर उससे रहा नहीं गया। उसके सामने जाकर रुक गया। तभी गुलमीना ने इस तरावी कैफियत से टूटे हुए लफ्ज़ों में कहा, मुझे बचा लो, मैं इस तकलीफ से मर जाऊंगी। उस घड़ी गुलमीना के चेहरे पर बेपनाह दर्द सिमट आया, जो शायद उस नौजवान पर जादू कर गया। नौजवान ने बिना कुछ सोचे समझे इस वीराने में एक अकेली लड़की का इस तरह बन संवर कर उसकी तकलीफी हालत में होने का क्या मतलब? ये शकूक व शुबहात तो उसके जहन के किसी गोशे में आए ही नहीं। गुलमीना को देखते ही उस पर
वही कैफियत तारी हो गई जिससे पिछले लोग दो चार होकर दहशतनाक मौत की भेंट चढ़े थे। उस नौजवान की हालत अबतर होती जा रही थी, बिल्कुल उन लोगों की तरह जिन्होंने गुलमीना का हसीन सरापा देखकर बेखुद होकर अपनी जान गंवाई। अब शायद इसकी बारी थी गुलमीना के पहलू में अपनी जान देने की। उसे गुलमीना को इस तरह से तकलीफ से निकालने के लिए उसका खुद हासिल करने का अच्छा मौका मिल गया। तभी वो उसकी मदद करने के लिए उस पर झुका और उसे उठाने ही लगा कि अचानक गुलमीना ने उसे गर्दन से पकड़ लिया। उस लम्हे गुलमीना की सारी तकलीफ गायब हो चुकी थी। उसने एक फलक शिगाव कहकहा लगाया और नौजवान पर झपट पड़ी। उसके चेहरे के नकुश आहिस्ता आहिस्ता खौफनाक सूरत धारते जा रहे थे। खूबसूरत और दिल मोह लेने वाली सूरत की जगह भयानक और दिल दहला देने वाले हौलनाक रूप ने ले ली। दांत गाड़े उसकी गर्दन में और साथ ही उसका खून पीने लगी। उस नौजवान को जैसे फिर एकदम से होश आ गया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। हाथ पांव मारते हुए अपने आप को गुलमीना से आज़ाद कराने की कोशिश करने लगा, मगर अब इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वह पूरी तरह से गुलमीना के कब्जे में आ चुका था और जो एक दफ़ा उसके जाल में फंसता है फिर उसे सिर्फ मौत ही आज़ाद कर सकती है। गुलमीना अपने दांत मुसलसल उसकी गर्दन में गाड़े उसके जिस्म का एक एक कतरा खून भी निचोड़ चुकी थी। उसके बाद उसका सीना चाक करके उसका अंदरूनी आज़ा निकाल कर बड़ी ही रफ़्क़त से खाने लगी। जब वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी तो उठी और अपना मुंह साफ किया और चेहरे पर मक्काराना मुस्कुराहट लिए वो अपने ठिकाने की तरफ बढ़ने लगी, मगर उसके कदम अचानक रुक गए। ओह, ये क्या हुआ? मेरे मुंह से बेसाख्ता ये आवाज़ निकली। मैंने शदीद गुस्से में पेन को राइटिंग टेबल पर पटक दिया। मैंने तभी आधी कहानी लिखी कि लाइट ने आँख मिचोली खेलनी शुरू कर दी। कितने अच्छे मोड़ पर चल रही थी मेरी कहानी, मगर हमेशा की तरह आज भी लाइट ने मुझे उठने पर मजबूर कर दिया। चलो, अब सुबह ही ये काम मुकम्मल होगा। वैसे अच्छा हुआ जो लाइट चली गई, वरना 3 बजे से पहले उठना तो मुहाल था। मैंने कहानी की तमाम सफ़ात को एक तरफ करते हुए खुद कलामी की। वैसे भी मुझे सोना ही था, इसीलिए मैंने मोमबत्ती नहीं जलाई। खिड़की से आती 14वीं के चांद की ठंडी और तेज़ रोशनी लाइट जाने की वजह से अब मुझ पर ज़ाहिर हुई थी और काफ़ी खूबसूरत मालूम हो रही थी। मैं जब लिखने के लिए बैठता तो राइटिंग टेबल के सामने उस खिड़की को भी खोल देता। इस तरह खिड़की से आती ताज़ा हवा मेरे दिमाग को फ्रेश कर देती, मगर सोने से पहले मैं इस खिड़की और दरवाजे को ज़रूर बंद कर दिया करता था। मैंने तमाम लाइट्स के बटन ऑफ कर दिए ताकि आधी रात के दौरान अगर अचानक लाइट आ जाए तो मेरी नींद में खलल न पड़े और मैं उठ न जाऊँ। मैं दिन में मेहनत मजदूरी करता हूँ और रात में शौकिया तौर पर कहानियाँ लिखता हूँ। मेरी कहानियाँ आमतौर पर डरावनी तर्ज पर होती हैं। मैं चंद रोज़ में एक नावल मुकम्मल कर लेता हूँ। इसके ज़रिए मुझे जितने पैसे मिलते हैं इससे मुझे ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने में मज़ीद मदद मिलती है, क्योंकि एक मजदूर होने की वजह से मेरी इतनी आमदनी नहीं है जो मुझे सुकून से ज़िंदगी बसर करने में मदद दे। और ये मेरा शौक़ भी है कि कहानियाँ लिखूँ। इस तरह मेरा शौक़ भी पूरा हो जाता है और मुझे 4 पैसे भी मिल जाते हैं। शायद इन्हीं वजूहात के बिना पर मेरे नावल में बहुत डिमांड है। मैं अब तक बहुत सारे नावल लिख चुका हूँ। हर डाइजेस्ट का एडिटर मेरे नाम से वाकिफ़ है और मेरा नावल हाथों हाथ बिकता है। इस तरह मेरा शौक़ भी पूरा होता है और मुआवजा भी मिल जाता है। अब मेरी आंखें शदीद नींद की वजह से बोझल हो रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और जल्द ही मुझे नींद भी आ गई। तकरीबन आधी रात के करीब मेरी आंख खुली क्योंकि मेरे हलक में कांटे चुभ रहे थे, लिहाजा मुझे पानी पीना था। मैंने बिस्तर की साइड टेबल पर रखा हुआ जग उठाया, ग्लास में डाला और पानी अपने हलक में उतार दिया। अब मुझे कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। मैंने अपनी आंखें ज़बरदस्ती बंद की और नींद आने का इंतज़ार करने लगा। मेरी कोशिश कामयाब हुई, मगर नींद के एक हल्के खुमार के साथ ही मुझे बाज़ेब पहने किसी वजूद की छन छन करती आवाज़ सुनाई दी, जिसने नींद के झोंके को कई फीट पीछे धकेल दिया। मेरा एक एक रोंगटा खड़ा हो चुका था। मुझे अच्छी तरह महसूस हुआ कि ये आवाज़ मेरे कमरे से ही आ रही है। मैंने अपने मुंह से कंबल हटाकर गर्दन घुमाकर पूरे कमरे का जायज़ा लिया। ये मेरा वहम नहीं था। बाज़ेब की आवाज़ ज़रूर यहीं से आ रही थी और ये कोई संदेशा थी। मेरा शक सही गुजरा क्योंकि आंखें बंद करते ही मुझे वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी।
मैंने इस लम्हे झट से आंखें खोल दी। तब मुझे पाजेब पहने छन छन करती उस वजूद की सरसरी सी झलक दिखाई दी, जो मेरे सामने से तेजी से गुजर कर गायब हो गई। वो एक हसीन और नाजुक दोशीज़ा थी, जिसके सिर्फ आधे चेहरे की मुझे झलक दिखाई दी। खैर, मुझे इस बात से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं एक मजबूत आसाब का मालिक हूँ और खौफ नाम का लफ्ज़ अपनी ज़िंदगी की डिक्शनरी में बिल्कुल नहीं रखता। वो जो भी थी निहायत ही हसीन थी, मेरी आंखों से दोबारा देखना चाहती थी। मैं जल्दी से बिस्तर से उठा और उसे तलाश करने लगा। मैंने चंद लम्हों में पूरा कमरा छान मारा, मगर वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। अचानक खिड़की के पर्दे के पीछे से दुपट्टे का पल्लू नजर आया। मैं जल्दी से खिड़की के पर्दे के पास पहुंचा। मैंने उसी लम्हे पर्दे को एक झटके से हटाया, मगर वहां किसी को ना पाकर मेरे दिल में पहली बार खौफ की लहर उठी। अचानक मुझे अपने अक़ब से छन छन करती आवाज़ फिर से उभरती हुई सुनाई दी, जिसकी गायबाना मौजूदगी से मुझे अपने कांधों पर बोझ सा महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रही है। तो कौन हो तुम? आखिर मुझसे क्या चाहती हो? मैंने हिजाने सी कैफियत से गैर इरादी तौर पर आखिर बोल ही दिया। मेरे सवाल पर कोई जवाब नहीं आया। हाल बत्ता चारों तरफ पायल की गूंजती हुई आवाज़ एकदम से थम गई। मैं अपनी इस कैफियत से दोबारा बोला, तुम जो कोई भी हो, मेरे सामने आओ। अगर तुम ये समझती हो कि मुझे इस तरह खौफजदा कर लोगी, तो ये तुम्हारी भूल है। गुलमीना पूरे जिस्म में एक जैसे करंट सा दौड़ गया। मैंने उसी लम्हे अपनी आंखें खोली और बिजली की सी सरत से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैं पहले जितना बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था, अब सूरत हाल बिगड़ चुकी थी। मैं खौफ से थर थर कांपने पर मजबूर था। तहद्दे निगाह मेरी नजरें जहाँ तक गईं, वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं खौफ से चिल्ला भी नहीं सकता था। मैं लरजते कदमों के साथ आगे बढ़ा। मेरे जहन में झमाके से होने लगे, क्योंकि मेरे कानों में जो आवाज़ गूंजी थी, वो तो मेरी हालिया अधूरी कहानी के खूनी और भयानक किरदार का नाम था, जो मेरी कहानी के मुताबिक लोगों को भयानक मौत के घाट उतारने वाली एक बेपनाह हसीन दोशीज़ा के रूप में एक चुड़ैल थी। अब मुझे याद आया कि जब पहली बार छन छन करते हुए मुझे उसकी एक सरसरी सी झलक दिखाई दी थी, वो लड़की भी तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कहानी में मैंने उसके लिबास और खूबसूरती का नक्शा खींचा था। तो क्या ये वही है? नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता ना। भला एक कहानी का किरदार हकीकत का रूप किस तरह से धार सकता है? ये गुलमीना नहीं हो सकती। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझता जा रहा था। आखिर तुम कौन हो और क्यों मुझे परेशान कर रही हो? ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मुझे अपने अक़ब से करख्त सी आवाज़ सुनाई दी। मैं तेजी से पीछे मुड़ा, जिसने मुझे पिछले आधे घंटे से नींद पागल करके मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी कर दी थी। अब वो मेरे सामने खड़ी थी। ये सब जानते हुए भी मेरा कदमों को न जाने क्या हो गया था कि उसकी तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। हालांकि एक अजीब सी बात थी कि एक कहानी का किरदार जिंदा होकर सामने खड़ा हो। हालात तो मुझे चीख चीख कर बता रहे थे कि मेरे सामने गुलमीना ही खड़ी है, मगर एक तरफ मेरा दिल ये कतई नहीं मान रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता चलते मेरे और उसके दरमियान सिर्फ थोड़ा सा फासला रह गया। तब मैं खुद ब खुद रुक गया। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन हूँ, एक दफ़ा फिर उसने अपने तरफ लहजे में कहा, और इसके साथ उसने अपना चेहरा मेरी तरफ मोड़ लिया। इसका चेहरा मेरी तरफ करने की देर थी कि वो कमरा, जहाँ लैंप की रोशनी होने की वजह से थोड़ा सी तारीकी हुआ करती थी, हर तरफ दूधिया रोशनी फैल गई। वो दुल्हन बनी ऐसी लग रही थी कि कहानी वाली गुलमीना की खूबसूरती पर जैसे ग्रहण लग गया हो। अब उसके चेहरे से मेरी नज़रें हट ही नहीं पा रही थी। उसके खदोखाल में ऐसी कशिश थी कि जिस पर नज़र पड़ते ही कोई दीवाना हो जाए। क्यों? क्या तुम वाकई नहीं जानते कि हम कौन हैं? उसने अपने खूबसूरत लबों को जुम्बिश दी। बोलो ना, क्या तुम नहीं जानते? उसने दोबारा कहा। तो तुम घबराहट की वजह से मेरी आवाज़ हलक में फंस कर रह गई। हाँ, मैं गुलमीना हूँ, उसने झट से जवाब दिया। मगर तुम्हारा वजूद किस तरह? क्यों नहीं हो सकता? हमें अपने सामने पाकर अब भी पूछ रहे हो कि हमारा वजूद किस तरह से हो सकता है? उसने मेरी घबराहट से लरजती आवाज़ को बीच में ही काट कर मेरा नाम लिया।
بتاؤ نا ہشام، تمہیں تو ایسے وجود پر کوئی یقین ہی نہیں تھا تو تم اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتے تھے، اب مجھے اپنے سامنے پا کر تمہاری گھگی کیوں بن گئی؟ بولو نا۔ اس نے اپنے قدموں کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے اپنی خوفناک نظریں میرے چہرے پر ڈالتے ہوئے کہا، کیا تمہیں خوشی نہیں ہو رہی کہ تم اپنی ادھوری کہانی کے حقیقی کردار گل مینا سے مل رہے ہو؟ تمہاری دنیا کے لوگ تو ہمیں دیکھتے ہی ہم پر مر مٹتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ مجھے دیکھ کر خوف کھا رہے ہو۔ وہ لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ لیے مجھ سے ہم کلام تھی۔ اس کی باتوں سے مجھے اپنے دماغ میں کن کھجورے سے دوڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ نہیں نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، تمہارا وجود قطعی نہیں ہو سکتا، تمہارا وجود تو صرف کہانی کے بے جان لفظوں میں ہے، اس سے ہٹ کر تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ میں نے حقیقت سے منہ پھیرتے ہوئے کمال ہوش مندی سے اسے ٹوکا، یہ تو تمہیں یقین کرنا ہی پڑے گا کہ تمہارے سامنے اس وقت گل مینا ہی کھڑی ہے، اور مجھے علم ہے کہ تمہارے دل و دماغ نے قبول کر لیا ہے کہ میں ہی گل مینا ہوں، مگر اس وقت تم حقیقت سے منہ پھیر رہے ہو جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں تم سے کچھ کہنے، کچھ بتانے، کچھ سنانے آئی ہوں۔ اب وہ جس طرح سے مجھ سے ہم کلام تھی اس نے میرے خوف کو کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ میں اپنے دماغ سے اس کے منفی پہلوؤں کو بھلا کر مثبت پہلوؤں کو جائزہ لینے لگا۔ میں گل مینا اپنی دنیا سے یہاں کسی خاص مقصد کے لیے آئی ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں ایک سچی اور نہایت ہی عمدہ طرز کی کہانی سنانا چاہتی ہوں، مگر اس کہانی کے سننے کے کچھ اصول ہیں جن پر تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ وہ یہ کہ جب میں کہانی سناؤں تو بیچ میں کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرنا، میں ہرگز برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میں خاص طور سے تمہیں یہ کہانی سنانے آئی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ تم اسے بڑا غور سے سنو۔ پھر اس نے میرے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، تو چلو تیار ہو جاؤ۔ یہ ایک ایسی لڑکی کی داستان ہے جو بے پناہ خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ جہاں سے گزرتی ہے لوگوں پر ایک دیوانگی طاری کر دیتی ہے۔ اس کی چھلکتی ہوئی بے پناہ خوبصورتی دیکھ کر اس کے ماتا پتا کو اس کی شادی کی فکر جلد آن پڑی، اسی لیے وہ جلدی اس کے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کر کے اسے کسی بڑے پنڈت کے پاس جاتے ہیں اور اسے اچھا مہورت نکالنے کے لیے کہتے ہیں اور اپنی بیٹی کی قسمت کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر پنڈت جب حساب لگاتا ہے تو وہ ایک بہت ہی عجیب سی بات کا انکشاف کرتا ہے جو اس کے ماتا پتا کے سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی پری نما خوبصورتی کے باوجود ایسی قسمت دیکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پنڈت انہیں بتاتا ہے کہ ان کی بیٹی کی کنڈلی میں دوش ہے، اس کے جسم میں زہر بھرا ہوا ہے، اس لیے وہ جس سے بھی شادی کرے گی اپنے پتی کو مردہ پائے گی۔ اس کے ایسے حسن اور اس کے جسم کے اندر زہر کی بھی ایک وجہ ہے۔ لیکن پنڈت کے منہ سے اپنی بیٹی کے بارے میں ایسی حقیقت سن کر وہ گھبرا گئی۔ ماں نے نفی میں سر ہلایا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں جانتی۔ تب پنڈت نے دوبارہ کہا، ایک دفعہ جب تمہاری بیٹی 8-9 مہینے کی تھی، وہ باغ میں پڑے جھولے میں میٹھی نیند سو رہی تھی تو شاید پھولوں کو پانی دے رہی تھی تو اس ٹائم، یا پھر انہیں ٹھیک کر رہی تھی، تب کہیں سے بھولی بھٹکی ایک ناگن اس پر نظر پڑی اور وہ آہستہ آہستہ جھولے پر چڑھتی آئی اور تیری بیٹی کے سینے پر کنڈلی مار کر بیٹھ گئی، جس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ بچی نے اپنے سامنے اس عجیب و غریب چیز کو دیکھ کر حسب عادت مسکراتے ہوئے اسے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، مگر تب ناگن اس کے ننھے ہاتھوں پر لپٹتی چلی گئی، مگر اسے ڈسا نہیں کیونکہ اسے اس کی معصوم صورت پر پیار آ گیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سے نکلنے لگی۔ پھر اس ناگن نے اپنی زبان تیری بیٹی کے ماتھے پر لگائی اور دھیرے دھیرے نیچے اترتی چلی گئی۔ تب تیری نظر اس پر پڑی۔ پنڈت کی اس بات پر اس کی ماں کو سب کچھ یاد آ گیا اور کہنے لگی، ہاں ہاں، دیکھا تھا میں نے اسے، بالکل سیاہ اور دھاری دار ناگن تھی۔ وہ میری نظر اس پر تب پڑی تھی جب وہ جھولے سے اتر رہی تھی۔ جب میں نے شور مچا کر لوگوں کو وہاں جمع کیا تو وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ بہت تلاش کرنے کے بعد بھی وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ پھر میں نے بے اختیار جھولے کی طرف دیکھا، مجھے یقین تھا کہ میری بیٹی مردہ ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کے ماتھے پر تکونی شکل کا ایک سیاہ نشان تھا بس، جسے میں نے اسی وقت اپنے پلو سے ہٹانا چاہا مگر وہ ذرا بھی نہ ہٹا۔ اتنا کہہ کر اس کی ماں خاموش ہو گئی۔ تو پنڈت نے پھر کہا، وہ سیاہ نشان اس وقت تو نہیں مٹا مگر رفتہ رفتہ وہ تیری بیٹی کے جسم میں اترتا ہوا غائب ہو گیا۔ وہ نشان زہر بن کر تیری بیٹی کے جسم کی ایک ایک نس میں بھرتا چلا گیا۔
उस नागिन की खूबसूरती भी इस स्याह निशान के साथ उसके जिस्म में सरायत कर गई और आहिस्ता आहिस्ता करती जा रही है। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसकी खूबसूरती में इजाफा होता चला गया। जब से उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा है वो क़यामत बन चुकी है। वक्त के साथ साथ नागिन की खूबसूरती और जहर की आमेजिश उसके माथे से उस स्याह निशान को मिटा चुकी है। नागिन का जहर तेरी बेटी के जिस्म में दौड़ रहा है। वो जहर तेरी बेटी पर कुछ असर नहीं कर रहा, मगर वो जिससे भी विवाह करेगी उसे मुर्दा पाएगी। पंडित ने अपनी सारी बात बताई और खामोश हो गया। तमाम बातें सुनकर उसके माँ बाप रोते धोते उसकी किस्मत को कोसते वहां से जाने लगे। तब पंडित ने उन्हें रोका और कहा, अगर इस जहर को खत्म करना है तो इसके लिए बड़ा ही कठिन अमल करना पड़ेगा। तेरी बेटी के लिए बिल्कुल आसान है, क्योंकि वो जिस कदर हसीन है उसे कोई मुश्किल नहीं होगी, मगर एहतियात बहुत ज़रूरी है। वो अमल यह है कि उसे इंसानों की दुनिया में जाकर 10 मर्दों के खून से अपने हलक को तर करना है। वो हर रात सच संवर कर इंसानों की दुनिया में जाए और मर्दों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उसे मार डाले। इसके बाद खून से अपना हलक तर करे। वैसे भी दुनिया के इंसान उसकी खूबसूरती पर मर मिटेंगे, इसीलिए उसके लिए ये काम मुश्किल नहीं होगा। उसे हर रात एक खून करने के बाद फूल देवी के चरणों में नहाना है। इस तरह जब वो 10 खून पूरे कर चुके तो उसी रात उसे फूलन देवी के चरणों में नहलाकर उस रात उसका विवाह करना होगा। अगर उसका विवाह उसी रात ना हुआ तो उसके जिस्म से जहर को ज़ाहिर करने का ये सारा अमल पानी हो जाएगा। तेरी बेटी सारी उम्र तन्हा रहेगी। ये तमाम बातें बताकर माता पिता के गोश गुजार कर दी और उसके माँ बाप पंडित की बातों पर बहुत गौर फिक्र करने लगे कि आखिर वो ये बातें अपनी बेटी को कैसे बताएं। आखिर उन दोनों के बाहमी फैसले ने ये तय किया कि ये बात अपनी बेटी को नहीं कहेंगे। उनके जहन में एक ये भी ख्याल था कि क्या पता पंडित ने वो तमाम बातें महज उन्हें परेशान करने के लिए कही हों, उनकी बेटी के हुस्न से जलते हों। मगर उसकी माँ के पास गुजारा हुआ आंखों देखा वाक़या इस बात का सबूत था कि पंडित की बातों में वाकई सच्चाई थी। वो चाहते हुए भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि उनकी बेटी वाकई शादी के लायक नहीं है, मगर उनके दिल में न जाने क्या समाया। वे अपने दिल को मजबूत करते अपनी बेटी से हकीकत छुपाते हुए, खास तौर पर पंडित की बातों को आजमाते हुए उसकी शादी करते। मगर हुआ वही जो पंडित ने कहा। सुबह उसके पति के मुंह से झाग निकल रही थी और उसका पति मर चुका था। जब हकीकत सच बनकर उनके माँ बाप के सामने आ गई तो उन्होंने अपनी बेटी को पंडित की तमाम बातों से आगाह किया, मगर वो अपने पति की इस नागहानी मौत पर इस कदर घबरा गई थी कि उसने अपने माँ बाप की किसी बात पर यकीन नहीं किया। वो इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं थी कि उसकी मौत उसकी वजह से हुई है। ये बात पंडित, उसके माँ बाप और उसके अलावा और कोई नहीं जानता था। अब भी हर कोई उससे शादी करने के लिए बेचैन था। तभी उसने दूसरी शादी करने का सोचा। दरअसल वो ये शादी इसलिए करना चाहती थी कि आया पंडित की बात सच है या फिर उसके पहले पति की मौत वाकई एक इत्तेफाक था। मगर इस बार भी पंडित की कही हुई बात सच साबित हुई और उसका पति सुबह मुर्दा मिला। अपने दूसरे पति की भी ये हालत देखकर उसे गम और गुस्से का एक जबरदस्त झटका लगा और उसने उसी वक्त फैसला किया कि वह अपने जिस्म से जहर को ज़ाहिर करने के लिए ज़रूर पंडित के बताए हुए तरीक़े पर अमल करेगी। इस तरह वो हर रोज़ इंसानों की दुनिया में जाती और हर रात एक नौजवान को बहला फुसला कर भयानक मौत के घाट उतारती और हर मौत के बाद फूल देवी के चरणों में नहाती। इतना कहकर वो खामोश हो गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो उसके दिल का हाल बता रही थी, और मैं हैरत की तस्वीर बनी उसके मुंह से निकले एक एक लफ्ज़ को अब तक सुनता आया और चाहते हुए भी अपने मुंह से एक लफ्ज़ न निकाल सका। मालूम नहीं इसमें बीच में ना बोलने की धमकी क्यों दी थी। खैर, उसने ये कहानी बिल्कुल इस तरह सुनाई थी जिस तरह मेरे जहन में उसे तख्लीक किया, और मैं ये कहानी जहाँ तक लिख सकता था, बस इस कहानी का एंड बाकी था, जो ना ही मैंने सोचा था और ना ही उसके लबों में उगला। मैंने इतनी ही तो कहानी लिखी थी जो उसने मुख्तसर बता दी। इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ अल्फाज निकलते वो अपनी जगह से उठी, थोड़ा आगे बढ़ी और दोबारा मेरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई और बोली, ये कहानी मुझे यहीं तक आती है। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि ये कहानी अभी अधूरी है, इसका अंत होना अभी बाकी है। और हाँ, वो खूबसूरत लड़की कोई और नहीं, गुलमीना ही तो है जो तुम्हारे सामने खड़ी है। मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। मेरे कानों से जैसे धुएं निकलने लगे।
तुम ने जो कहानी सुनी है वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। मुझे हैरत होती है कि तुम्हारे जहन में आखिर मेरी कहानी बनी कैसे, और वो बिल्कुल उस तरह जिस तरह ये कहानी तुमने लिखी है, एक एक लफ्ज़ सच। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मगर सच तो ये है कि जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आई हूँ, फिर वो मकसद आखिर कैसे पूरा हो सकता है। वो क्या मकसद है, इसका तुम्हें कुछ तो अंदाज़ा होगा ही। उसने उस लहजे में मुझसे अजीब तरीके में बात की, मगर इससे पहले कि मैं अपने लबों को जुम्बिश देता, वो खुद ही बोल पड़ी। अच्छा ये बताओ, मैं दुल्हन के रूप में सजी संवरी कैसी लगती हूँ, और आखिर तुम्हारे सामने हूँ और तुम्हारे पास क्यों आई हूँ? आम लिबास में भी तो आ सकती थी। इस सवाल का भी जवाब तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी कहानी में इस बात का जिक्र नहीं किया कि मुझे अपना आखिरी शिकार दुल्हन के रूप में करना है। जानना चाहती हूँ वो आखिरी शिकार कौन है, जिसके खून से मैं अपने सुर्ख होंठ तर करूंगी। और फिर वो जोरदार कहका लगाने लगी। उसने आंखें भटके हुए उस पुरस्कार लहजे में कहा, वो तुम हो? हाँ, मेरा आखिरी शिकार। मेरा दिल उछलकर हलक में आपस आ, जैसे मैं सांस लेना भूल गया। मैं अपने आप को खौफ से निकालने के लिए संभालते हुए उठा, मगर क्या मेरे पांव तो जैसे किसी मन वजनी चीज के साथ बांध दिए गए हैं। मैं अपनी जगह से उठ तो चुका था, मगर मैं चल नहीं पा रहा था। मैंने अपने पांव को हरकत देने की बहुत कोशिश की, मगर बेसूर। वो कहके लगाते अचानक खामोश हो गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। अपने चेहरे पर खूनी तासुरात और आंखों में वहशी चमक लिए वो मेरी तरफ फरामा फरामा बढ़ने लगी। वो मेरे करीब आकर रुक गई। मैंने अपने हाथों से मज़ाहमत करनी चाहिए, मगर नदारत भयानक गुलमीना ने न जाने मुझ पर क्या जादू कर दिया था कि मेरा पूरा जिस्म सुन्न हो चुका था। उसने मुझ पर एक खूनी निगाह डाली और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। मुझे इल्म था कि वो मुझे भी इसी तरह मारेगी जिस तरह उसने गुज़िश्ता लोगों को खतरनाक मौत दी थी। मैंने खौफ से आंखें बंद कर ली। वो मुझे मारने के लिए मेरे शानों से मुझे पकड़ने लगी, मेरी गर्दन में अपने दांत गाड़ देगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने अपने नर्म गुदाज और नाजुक हाथ मेरे चेहरे पर आहिस्तगी से फेरना शुरू किया, जिससे मुझे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। मेरा जिस्म ढीला पड़ गया और मैं जैसे अंधेरों की दुनिया में खोता चला गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक खुले मैदान में पाया, जहां मैं औंधे मुंह गिरा हुआ था। कोई 20-25 फीट के फासले पर बहुत सारी औरतें जमा थी। उन्होंने रंग बिरंगी पोशाक पहनी हुई थी। दूर होने की वजह से उनकी आवाज़ें मुझ तक नहीं आ रही थी। ये सब देखते हुए दफतन कोई औरत पैरों में पायल लिए छन छन करती मेरे चेहरे के सामने मौजूद थी। इससे पहले कि मैं खाली ज़हन था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ क्यों और कैसे पहुँचा हूँ। मेरे सामने गुलमीना खड़ी थी। हमारी दुनिया और हमारी बस्ती में तुम्हारा स्वागत है राइटर हशाम। वो चेहरे पर तंजिया और मक्काराना मुस्कुराहट लिए मुझे से हम कलाम थी। मुझे देखकर जल्दी से उठ बैठा और महसूस करके मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं अभी अपने हाथ पांव को हरकत दे सकता हूँ। मगर ये खुशी उसी लम्हे काफूर हो गई, क्योंकि मेरी मौत मेरे बिल्कुल सामने थी और मुझे अपनी बस्ती मिलाकर कुछ ज़्यादा ही निडर हो चुकी थी। लेकिन मैं भी चौकन्ना होकर बैठ गया और भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं इस वक्त भाग के करता भी तो क्या। ये देखकर मेरी शादी की तैयारियां किस जोर शोर से चल रही हैं। वो देखो, बस्ती की सारी औरतें किस तरह मेरी शादी में शरीक होने के लिए आई हैं। कुछ देर बाद मैं दुल्हन बनाकर बिठा दी जाऊंगी और मैं बहुत ही हसीन लगूंगी। इसके बाद मेरी जिंदगी से इस दर्द की घटा हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगी। मेरी कुंडली से दोष हट जाएगा। मैं अपनी जिंदगी को बहुत हंसी खुशी गुजारूंगी। मेरी तन्हाई खत्म हो जाएगी, मगर ये तब होगा जब मेरे हलक में तुम्हारा खून उतरेगा। इससे पहले कि वो अचानक मुझ पर हमला करती, मैं एक पल को भी ज़ाहिर किए बगैर वहां से भागने की कोशिश में उठा, मगर गुलमीना ने उसी लम्हे अपना पांव फैलाकर मेरे आगे रख दिया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ पर महज एक पांव नहीं बल्कि कई किलो वजनी कोई शय रख दी गई है। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हें जाने दूं? उसने फिर कहका लगाया। वह मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, नहीं, तुम्हें नहीं छोड़ना।
तुम ने मेरे हाथों 9 लोगों को तो भयानक मौत मरवा दिया, अब खुद भी तो उस मौत का मजा चखो। तुमने अपनी कहानी में तो उन लोगों को बहुत कुछ और तकलीफ देते देखा, अब खुद भी थोड़ी सी तकलीफ ले लो। देखो मैं अपना रूप बदलते हुए कैसी लगती हूँ, और महसूस करो कि दांत काटते हुए खून का एक एक कतरा निचोड़ने की तकलीफ कैसी होती है। मैंने अब तक जितने भी शिकार किए हैं, जितने भी लोगों का खून चखा है, तुम्हारा खून पीने में मुझे बहुत मजा आएगा, क्योंकि तुम मेरे आखिरी शिकार हो। आखिरी शिकार यानी मेरी कामयाबी की मंजिल। मेरी कुंडली से दोष खत्म हो जाएगा, फिर होगा इस कहानी का अंत, सिर्फ तुम्हारा खून पीने के बाद। वो मुझे यानी अपने आखिरी शिकार को फंसाने के बाद इस कदर खुशी से सरशार थी कि उसके भयानक कहकहे सातवें आसमानों को छू रहे थे। मुझे अपने हाथ पर उसकी रखी हुई टांग की गिरफ्त जरा ढीली महसूस हुई। मैंने मौके का फायदा उठाया और जल्दी से अपना हाथ खींचा। मेरी टांगों में जितनी ताकत थी, शायद उससे भी ज्यादा रफ्तार से मैंने वहां से दौड़ लगा दी। मैं दौड़ते हुए बार बार पीछे मुड़कर देखता, मगर वहां घोर अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं था। गुलमीना मुझे तलाश करते करते यहाँ तक पहुंच सकती है, और यही मैं नहीं चाहता था। मैं बहुत थक गया था और इस जंगल में आंखें बंद करके एक दरख्त के साथ अपनी पोस्ट लगा दी। लेकिन शायद अभी खतरा टला नहीं था। अभी तो हालात से लड़ने और मुश्किलात का सामना करने के लिए बहुत कुछ बाकी था। मैं जैसे ही आंखें बंद करने लगा, मुझे अपने कंधे पर किसी खुरदरे से हाथों का लम्स महसूस हुआ। मैंने खतरे की बू सूंघते हुए उसी वक्त आंखें खोल ली। गुलमीना खड़ी थी। उसके सिर्फ लिबास से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो गुलमीना ही हो सकती है। उसका चेहरा इस कदर बिगड़ चुका था, एक कमजोर दिल आदमी उसको देखता तो शायद मर ही जाता। वो इंतहाई खौफनाक चेहरे के साथ वहां मौजूद थी। ये वही गुलमीना थी जिसके चर्चे उसकी दुनिया में हर खासवाम के लबों पर थे। क्यों हश्याम, तुम हमसे छुप रहे हो और हम तुम्हें तलाश कर रहे हैं? तुम क्या समझते हो कि हमने तुम्हें भागते हुए नहीं देखा था? देखो, अब भागने का ख्याल अपने दिल से बिल्कुल निकाल दो। हम तो तुम्हें इसलिए यहाँ खींच लाए कि हमारा आखिरी शिकार किसी भी वजह से हमसे छूट ना जाए। मेरी आंखें खौफ और दहशत से फैल चुकी थी। गुलमीना बार बार कह रही थी कि आओ ना, मेरे पास आओ। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी जान बचाने के लिए एक भी कदम पीछे हटूं। उसने मुझे यकलख्त शानों से पकड़ा और चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट लाते हुए झटके से मेरी गर्दन को अपने मुंह के करीब किया। अभी उसने मेरी गर्दन पर अपने दांत रखे ही थे कि उसे एक जबरदस्त झटका लगा। उसके हलक से एक दिल खराश चीख निकली और वो हवा में उड़ाई हुई मुझसे कई फीट दूर जा गिरी और फिर तड़पने लगी। वो उस तरह से हवा में उड़ी कि मैं भी खौफ की लपेट में आ गया। क्या मेरे गले में कोई तावीज वगैरह है जिसने गुलमीना के हमले को खाक कर दिया? मेरे हाथ बेकली से अपने गले की तरफ बढ़े। मैंने बचने की खुशी में हैरानी की सी कैफियत में गले पर हाथ फेरना शुरू किया, मगर मेरे गले पर तो कोई ऐसी चीज नहीं थी। मुझे न जाने क्या हो गया था कि वहां से भागने के बजाय मेरा कदम आहिस्ता आहिस्ता गुलमीना की जानिब जाने लगे थे। रुक जाओ वहीं पर। एक भारी भरकम और करक सी नस्वानी आवाज धमाके की तरह मेरे कानों से गुजरी। मेरी नजर उस औरत पर पड़ते ही वो दरख्त की ओर से निकलते हुए मेरी जानिब आई। गुलमीना के घनौने इरादों को खाक में मिलाया है, क्योंकि आज हम तुम्हें नहीं बचाते तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। वो अपनी परेशानी और कर्ब में डूबी आवाज में कहती जा रही थी। मैं उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। तुम वही नौजवान हो ना जिसने गुलमीना पर कहानी लिखी है? अगर तुम ये कहानी ना लिखते तो तुम्हें हमारी दुनिया में मौत से यूं लड़ना ना पड़ता। आप कौन हैं? आपने मेरी मदद क्यों की? और जो बातें आप कह रही हैं, खुदा के लिए इसे साफ लफ्जों में कहें। मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा। मैं कौन हूँ ये तुम रहने ही दो। बस यूं समझ लो कि मैं तुम्हारी खैर ख्वाह हूँ। जहाँ तुम अभी खड़े हुए जिन्नात की दुनिया है। हम हिंदू जिन्नात से ताल्लुक़ रखते हैं। गुलमीना हमारी बस्ती की मशहूर शख्सियत है। मैं अपनी बस्ती की वो वाहिद औरत हूँ जो गुलमीना की सारे गुज़िश्ता माजी की दास्तान और आइंदा के हौलनाक कारनामे जानती हूँ। तुमने जो कहानी लिखी है या लिख रहे हो, ये सच है।
وہ ہو بہو گلمینا کی حقیقی زندگی کی داستان ہے۔ ہاں، مگر اس نے جو انسانوں کو بھیانک موت کے گھاٹ اتارا وہ اس کی حالیہ زندگی کے کرتوت ہیں۔ تمہاری دنیا کی طرح ہماری دنیا میں بھی جادو ٹونے اور کالا سفلی عمل کیا جاتا ہے۔ تمہاری دنیا کے کالے علم میں یہ فرق ہے کہ تم جنات کو اپنے وش میں کر کے ان سے اپنا کام کرواتے ہو، مگر ہماری دنیا میں دیوتا کو اپنے وش میں کر کے اسے ہر کام کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، اور بستی کے معصوم اور بے گناہ لوگوں کو شیطان جنات تنگ کر کے اپنے مطلب کے مقاصد پورے کرواتے ہیں یا پھر انہیں پریشانی سے نکالنے کے لیے لوٹا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی کچھ اچھے جنات بستے ہیں اور کچھ شریر، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم جنات ہیں اور تم انسان ہو۔ تمہیں دیکھ سکتے ہیں، ہم نظروں سے اوجھل ہیں، اس لیے انسان ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ گلمینا کا پتا کالا جادو کر کے ہماری بستی کے لوگوں سے غلط کام لیا کرتا تھا۔ بستی کے تمام لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے مگر زبان پر کچھ نہیں لاتے تھے۔ اگر کوئی تھوڑا بھی شکوہ شکایت کرنے کی کوشش کرتا تو اسی وقت جادو کے زور سے پاگل کر دیا جاتا۔ رفتہ رفتہ گلمینا بڑی ہوتی گئی اور اس کی جوانی قیامت بن کر ہر کسی پر برسنے لگے۔ گلمینا طبیعتاً ضدی، ہٹ درم اور مغرور لڑکی تھی۔ اس نے اپنی اتنی تذلیل برداشت نہیں کی کہ وہ جس سے بھی شادی کرے وہ اگلے دن مر جائے۔ ایک دن اسے شدید غصے کی حالت میں اپنے ماتا پتا کو ہی مار ڈالا اور اپنے پتا کے کمرے کو کھول کر اپنے آپ کو اس کمرے میں ہمیشہ کے لیے محصور کر لیا۔ اس کے بعد وہ طویل سالوں تک اس کمرے کے اندر اپنے پتا کو دیکھتے ہوئے جو عمل اس نے بچپن میں سیکھا تھا وہ دہرانے لگی۔ جب وہ اپنے تمام تر عمل میں مضبوط ہو گئی تب اس کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ ایک دن اس نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا۔ اس کی عمر ڈھل چکی تھی۔ شیشے میں ایک 90 سال کی بڑھیا نظر آئی جس کی ساری خوبصورتی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے اس وقت اپنے ہر عمل کو کام میں لاتے ہوئے اپنے آپ کو پھر سے حسین اور جوان بنا لیا، مگر اس کی کنڈلی میں دوش اب بھی تھا۔ اس نے اپنی ڈھلتی عمر کو اپنے قابو میں کر کے دوبارہ اپنے آپ کو حسین تو بنا لیا مگر شادی پھر بھی نہ کر سکی۔ آخر ایک دن اس نے ایک زبردست فیصلہ کیا۔ ویسے تو اسے 2 اہم کام کرنے تھے۔ پہلا تو یہ تھا کہ اسے اپنی کنڈلی سے دوش ختم کرنے کے لیے انسانوں کی دنیا میں جا کر 10 لوگوں کی بلی چڑھانی تھی، اور اس کے بعد اپنے آپ کو سدا یوں ہی حسین اور جوان رکھنے کے لیے اپنی ہی بستی کے 20 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنا تھا۔ مگر فی الحال اس نے اپنے جسم سے زہر کو زائل کرنے کے لیے انسانوں کی دنیا میں جانے کا سوچا۔ اس نے بستی کے لوگوں کو اعتماد میں لیا تھا اور ان کے سامنے اپنے آپ کو نہایت مظلوم ظاہر کیا۔ بستی کے لوگ بھی محض اس سے شادی کا کہتے تو وہ انکار کر دیتی۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس نے بستی کے تمام لوگوں کو بتا دیا کہ اس کی کنڈلی میں دوش ہے، اسی لیے وہ شادی نہیں کر سکتی۔ بستی والوں نے اس کی نوجوانی کو دیکھ کر اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا۔ اس طرح گلمینا ہر روز سج سنور کر انسانوں کی دنیا میں جاتی۔ وہاں ایک انسان کا خون پینے کے بعد رات 3 بجے سے پہلے آتی اور بستی کی کچھ عورتیں اسے پھول دیوی کے چرنوں میں نہلاتی۔ اس طرح وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی گئی۔ اس کی کنڈلی کا دوش بھی ہٹتا چلا گیا اور اسے روزانہ اپنے آپ کو حسین اور جوان کرنے کے لیے مخصوص کمرے میں خاص قسم کا ایک منتر پڑھنے بیٹھ جاتی۔ اس منتر کی بدولت رات کے 3 بجے کے بعد بھی اس کی اصلیت ظاہر نہ ہوتی اور اس طرح وہ منتر واقعی اس کی عمر کو 50 سال پیچھے لے جا رہا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے 9 لوگوں کو آسانی سے موت کے گھاٹ اتارتی چلی گئی۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ جس طرح تم اپنی کہانی میں لکھتے چلے گئے گلمینا کے قدم بھی اسی کی جانب اسکٹ بڑھتے چلے گئے۔ مگر اس سے پہلے کہ تم اپنی کہانی میں گلمینا کے 10ویں قتل کو ناکام بناتے، اس کا خاتمہ کرتے، تو چلا گلمینا تمہیں ہی اپنا آخری شکار بنانے کے لیے پہنچ گئے، اور اس سے بھی زیادہ ہوشیاری یہ دکھائی کہ وہ تمہیں اپنی دنیا میں لے کر آئی تاکہ کسی بھی بھول چوک کی وجہ سے تم اس کے ہاتھ سے نکل نہ جاؤ۔ اب تم ہماری دنیا میں آ چکے ہو اور اب تم یہاں سے تبھی جا سکتے ہو جب گلمینا خود چاہے گی۔ بستی کے تمام لوگ اس کی شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور اس کی بھرپور مدد کر رہے ہیں جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، مگر بستی والوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ گلمینا ان کے سامنے مظلومیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے، اور اگر یہ شادی اپنی آخری شکار کرنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر اس بستی کے 20 لوگوں کو اپنی جان بھی دینی پڑے گی جن کو یہ بھیانک طریقے سے قتل کر چکی ہے۔ اگر یہ تمہیں مارنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ سدا یوں ہی حسین اور جوان رہنے کے لیے اور اپنی عمر کی درازی کے لیے ہماری بستی کے لوگوں کے ساتھ بھیانک کھیل شروع کر دے گی۔
میں نے تمام تر طاقتوں کا استعمال کرتے گلمینا کو روکا ہے، مگر جب میری شکتیوں کا اثر ختم ہو جائے گا تو یہ دوبارہ سے اٹھ جائے گی۔ لیکن اس کے چند آخری جملوں نے میری حیرت اور تعجب کو دو چند کر دیا۔ میں اس کی باتوں کو سمجھ نہیں پایا۔ میں گلمینا کو ختم کروں گا، اور وہ بھی بقول اس کے ایک مخصوص طریقے سے جو صرف مجھے معلوم ہے، مگر یہ میرے کبھی ذہن میں نہیں آیا۔ تم یہی سوچ رہے ہو نا کہ تم گلمینا کا خاتمہ کیسے کرو گے؟ تم گلمینا پر جو کہانی لکھ رہے ہو، ہمیں پتہ ہے، جو بھی کہانی لکھتے ہو اسے مسلسل لکھتے جاتے ہو، اس کا انت پہلے سے نہیں سوچتے۔ گلمینا کو ختم کرنے کا ایک خاکہ کہانی لکھنے کے دوران تمہارے ذہن میں آیا تھا، وہی منظر جو اس وقت تمہاری آنکھوں کے سامنے گزر رہا تھا۔ اس کو یاد کرنا ہے، اپنے ذہن پر زور ڈالو اور یاد کرو کہ اس وقت تمہارے ذہن میں گلمینا کو مارنے کا وہ کیا طریقہ آیا تھا۔ جلدی سوچو حشام، اپنے ذہن پر زور ڈالو۔ اگر گلمینا اڑ گئی تو بہت برا ہوگا۔ گلمینا میری تمام شکتیوں کے ضرب سے بس اب آزاد ہونے ہی والی ہوگی۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں دل میں خدا سے دعا مانگنے لگا کہ اچانک میرے ذہن میں وہ سب کچھ آنے لگا جو میں نے سوچا تھا۔ مجھے یاد آ گیا۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی اور خوشی سے سرشار لہجے میں بولا، گلمینا کے دائیں ہاتھ کے اوپر جو سیاہ رنگ کا نشان ہے، اس پر خنجر سے وار کرنے پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ شاباش حشام۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک چمکتا ہوا خنجر اٹھایا۔ اس نے کہا، یہ لو، یہ خنجر یہیں پر تھا، پکڑو اور اس کو ختم کر دو، اور جب تک اس کے اس نشان میں خنجر سے وار نہ کیا جائے تب تک اس کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا مگر مجھے کہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ خیر، میں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے خنجر کی گرفت مضبوط کی اور گلمینا کی طرف بڑھا، مگر یہ کیا، وہ بھی اپنی جگہ سے غائب ہو چکی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جب وہ عورت میرے ہاتھ میں خنجر دے رہی تھی تب میں نے ایک نظر پیچھے مڑ کر گلمینا کو دیکھا تو وہ پہلے کی طرح ہی تڑپ رہی تھی۔ گلمینا کو جنگل میں ڈھونڈنے کے بجائے ایک طرف بیٹھ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ گلمینا پلٹ کر میرے پاس ضرور آئے گی۔ ابھی میں یہ سب دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک بھاری چیز میرے بالکل سامنے دھڑام سے گری۔ یہ وہی عورت تھی جو اب اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ وہ مہربان عورت، اس کی لاش میرے سامنے پڑی تھی، جس کا سر کاٹ دیا گیا تھا اور گردن سے تازہ خون نکل کر زمین پر گر رہا تھا۔ اس وقت گلمینا کی بھیانک قہقہوں کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں اپنے تمام تر خوف کو دور بھگاتے ہوئے اپنی ہمت کو مجتمع کر کے گلمینا کا خاتمہ کر دوں۔ اسی لیے میں اپنے دل پر قابو پاتے ہوئے اس لاش کو پھلانگ کر تھوڑا آگے بڑھا اور اپنا خنجر والا ہاتھ پیچھے کیا تاکہ گلمینا کی اس پر نظر نہ پڑے۔ وہ بھیانک قہقہے لگاتی میرے قریب سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اس عورت کا سر تھا جسے اس نے بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور جس میں سے خون ٹپک رہا تھا۔ میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو کیا۔ اس نے تکبرانہ لہجے میں کہا اور اس سر کو گول گھما گھما کر اپنے ہاتھ سے آزاد کر دیا۔ نہیں جانتی تھی کہ یہ عورت میری طاقت کو شاید بیچاری، تم دیکھو میں نے اس کا کیا حال کیا ہے۔ وہ بہت خوفناک لہجے میں بول رہی تھی، جو مجھ سے مقابلہ کرے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ اب تم بھی چپ چاپ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ میری بے قرار روح کو مزید بے قرار مت کرو۔ اگر یہ عورت ہمارے بیچ نہ آتی تو اس وقت تک میری شادی بھی ہو چکی ہوتی۔ اب تم مکمل طور پر میرے قبضے میں ہو۔ آ جاؤ میرے پاس، ختم کر دو مجھے۔ میں بھی بھاگ بھاگ کر تھک گیا ہوں۔ اگر میری جان جانے سے تمہارا بھلا ہوتا ہے، تمہیں خوشیاں ملتی ہیں تو آؤ لے لو میری جان۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے یہ باتیں کہہ ڈالی اور وہ خرامہ خرامہ چلتی ہوئی میرے قریب بڑھنے لگی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خنجر کی گرفت مضبوط کی۔ وہ میرے بالکل نزدیک آ کر رک گئی اور فلک شگاف قہقہا لگایا اور مجھے شانوں سے پکڑنے لگی۔ صرف آخری شکار، اس کے بعد میں حسین اور جوان ہو جاؤں گی اور پھر میری شادی ہو جائے گی۔ اس نے خوفناک قہقہے لگانے شروع کر دیے۔ میری نظریں اس نشان پر ہی گڑی ہوئی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے سے باہر نکالا۔ میری دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خنجر سے اس کے ہاتھ پر بھرپور وار کیا، جس سے اسے ایک زبردست جھٹکا لگا اور وہ چیختے ہوئے کئی فٹ دور جا گئی، تڑپنے لگی۔ میں نے دیکھا اس کے پورے جسم میں خنجر پھونکنے سے آگ لگ گئی ہے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، مار ڈالا۔ میں نہیں چھوڑوں گی تمہیں،
उसने तकलीफ से कराहते हुए टूटे लफ्ज़ों में कहा और उठने लगी, मगर दर्द की शिद्दत से वो दोबारा ज़मीन पर गिर पड़ी। आहिस्ता आहिस्ता उसके पूरे जिस्म में आग लगती जा रही थी। दर्द की शिद्दत से उसके मुंह से निकलने वाली दर्दनाक आवाज़ से पूरा जंगल गूंज रहा था। इस आग ने उसके पूरे जिस्म को झुलसा दिया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी भयानक आवाज़ें कम होती चली गई और आखिरकार उसकी आवाज़ बंद हो गई। उसके जिस्म साकत हो गया और रफ्ता रफ्ता आग भी कम से कमतर होती चली गई और फिर बुझ गई। मेरी आंख अचानक खुल गई। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा। मैं तो अपने कमरे में बेड पर था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं अभी अभी गहरी नींद से बेदार हुआ। तो क्या ये सब ख्वाब था? कमरे में तेज हवाएं चल रही थी, खिड़कियां खुली हुई थी और सामने राइटिंग टेबल पर पड़ी मेरी अधूरी कहानी। गुलमीनों के सपाट उस खिड़की से आती तेज हवाओं की वजह से पूरे कमरे में फैल चुके थे। जल्दी से उठा, खिड़की बंद की और पूरे कमरे में बिखरे हुए सपाट समेटे। तब मेरी नज़र एक सफ़े के नीचे पड़ी पायल पर ठहरी, जिसने मुझे चौंका कर रख दिया। मैंने वो पायल उठा ली और उलट पलट कर देखने लगा। ये तो हूबहू वही पायल है जो मैंने ख्वाब में गुलमीना को पहने देखा था। मैं दोबारा से खौफजदा हो गया। खिड़की के पर्दे के पीछे कोई सफ़ेद लिबास में मलबूस नजर आया। मेरी तमाम तवज्जो उस तरफ मरकूज थी। मेरे देखते ही देखते वो वजूद पर्दे से बाहर निकल आया और मेरी आंखें हैरत से फैल गई। सफ़ेद लिबास में मलबूस वही औरत जिसने मुझे गुलमीना को मारने के लिए खंजर दिया था और फिर वो गुलमीना के हाथों भयानक मौत मरी थी। मुझे देखकर वो धीमे अंदाज में मुस्कुराई, मेरा शुक्रिया अदा किया। अचानक कमरे में एक बार फिर हवा का ज़बरदस्त झोंका आया। इसके साथ ही वो मेरी नज़रों से ओझल हो गई। अब मेरी नज़र अपने हाथों में पकड़ी हुई पायल पर पड़ी तो वो पायल भी मेरे हाथों से गायब हो चुकी थी। न जाने ये ख्वाब था या हकीकत। ये मुअम्मा मैं अपनी ज़िंदगी के 15 सालों के बाद भी हल नहीं कर पाया। गुलमीना के बाद मैंने कोई कहानी दोबारा नहीं लिखी। इससे पहले कि कोई गुलमीना आकर मेरा गला घोंटे, मैंने अपना ये शौक ख़त्म कर दिया।